हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शनि एकेडमी हिंदी। आज हम हमारा बचा हुआ चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय उसे कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। यहाँ पर हमें देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी की उर्वरता में कैसे वृद्धि करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना डिफ़िकल्ट काम कैसे करते हैं, तो मैं उसी को समझाने वाली हूँ आप लोगों को। कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण को समझते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 78%। इतने ज़्यादा अमाउंट में वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन फिर भी हमारे जो पौधे या फिर प्लांट्स होते हैं वह इस नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह नाइट्रोजन को ऐसे ही गैस के फॉर्म में गैसियस रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उन्हें नाइट्रोजन को ग्रहण करने के लिए उसे यौगिक के रूप में लेना पड़ता है। तो हमारे जो जीवाणु या नीले हरे शैवाल होते हैं वह इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि यह इस नाइट्रोजन को NO2 और NO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये होता है हमारा नाइट्रेट और ये होता है हमारा नाइट्राइट। जब नाइट्रोजन को इन दो यौगिकों के रूप में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर यह नाइट्रोजन पौधों के लिए सुलभ होती है और पौधे इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हमारा यही काम होता है जीवाणुओं और नीले हरे शैवाल के द्वारा, जिससे जो मृदा होती है उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इसीलिए इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जैविक इसलिए क्योंकि यह जो प्रक्रिया है यह जीवाणुओं के द्वारा हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण का शुद्धिकरण। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्यावरण को शुद्ध कैसे रख पाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा बड़ी मात्रा में हम कूड़ा करकट या जो भी गंदगी होती है उसे एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, गड्ढों में डाल देते हैं और कुछ समय के बाद में यह जो कूड़ा करकट होता है अपने आप ही इसका अपघटन होने लगता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है और धीरे धीरे से वहाँ से वो गायब होकर के मिट्टी में मिल जाता है। तो यह महत्वपूर्ण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। यह चीज़ें धीरे धीरे सड़ने लगती है क्योंकि इसमें छोटे छोटे से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो कीड़े होते हैं वह पैदा होने लग जाते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन जैविक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, यानी डिकम्पोज कर देते हैं और इन्हें और सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, यानी कि उन्हें और छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं, तोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारे यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हानिकारक अपशिष्ट है या गंदगी है उसका अपघटन करते हैं और हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर देखिए यह एक एप्पल है, धीरे धीरे कैसे डिकम्पोज हो रहा है वह पूरी प्रक्रिया बताई गई है। ऐसे यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पनपते हैं और धीरे धीरे इसे डिकम्पोज करके पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देते हैं। अब हो जाएगा आपका नेक्स्ट हानिकारक सूक्ष्मजीव। हमने जो सूक्ष्मजीवों से जितने भी प्रकार के लाभ होते हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। कैसे खाद्यान्नों में उनका उपयोग होता है, खमन ढोकला इडली बनाने में उपयोग होता है, कैसे इंडस्ट्रियल लेवल पर सूक्ष्मजीवों से प्रतिजैविक बनाई जाती है, बेवरेजेस बनाए जाते हैं, ड्रिंक बनाए जाते हैं, एल्कोहल बनाया जाता है, सारा कुछ देख लिया। अब हमें देखना है कि सूक्ष्मजीवों से किस प्रकार हमें हानियाँ होती है। सूक्ष्मजीवों की बात हो और रोगों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे सूक्ष्मजीव जो जंतुओं में, पौधों में, मनुष्यों में क्या करते हैं, बीमारियाँ पैदा करते हैं, ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु या फिर रोग कारक कहते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें क्या कहते हैं? पैथोजेंस। इन्हें कहा जाता है पैथोजेंस। आपने देखा होगा कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो चमड़े की वस्तुओं, कपड़ों और भोजन को भी दूषित कर देते हैं, यानी कि कई बार देखा होगा कि जो चमड़े की वस्तुएं होती हैं उनमें फफूंद लग जाती है ना, ख़राब हो जाते हैं। वो जो काला वाला जो लेदर होता है वो वाइट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कपड़े भी ऐसे ही हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, अजीब सी बदबू आती है, भोजन भी ख़राब हो जाता है। यह सब किसकी वजह से होता है? यह सब सूक्ष्मजीवों की वजह से होता है।
नेक्स्ट हो जाएगा मनुष्यों में रोगकारक सूक्ष्मजीव, यानी कि ऐसे सूक्ष्मजीव जो मनुष्यों में बीमारियां पैदा करते हैं। तो यह मनुष्य में आखिर इंटर कैसे करते हैं? तो यह हमारे शरीर के अंदर जाते हैं श्वास के द्वारा, भोजन के द्वारा, जल के द्वारा हमारे शरीर के अंदर यह प्रवेश करते हैं। हम जो सांस लेते हैं, अगर उस हवा में कोई इन्फेक्शन हो या उस हवा में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हो, जो भोजन करते हैं उसके अंदर अगर बैक्टीरिया वायरस हो या फिर पीने वाले पानी में हो, तो इस तरीके से ये हमारे शरीर में इंटर करते हैं। और एक सेकेंड बात है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और अगर हम उसके संपर्क में आते हैं तो भी यह हमारे शरीर में इंटर हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई टीबी का संक्रमित मरीज है, हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, वो खांस रहा है और ऐसे वायु में जीवाणु आ गए हैं और वो जीवाणु हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, एक संचरणीय रोग और एक असंचरणीय रोग। ये हो जाता है हमारा संचरणीय रोग और एक हो जाता है असंचरणीय रोग। अ लग जाता है यानी कि जिसका संचरण नहीं होता है, और संचरणीय का मतलब है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। कैसे फैल रहा है? मैं एग्जाम्पल एक बताती हूँ, जैसे कि हमारी टीबी की बीमारी है, ठीक है। अब यहाँ पर जिस भी व्यक्ति में यह बीमारी है उसमें टीबी का जीवाणु होगा। अगर उस व्यक्ति के कांटेक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो उसे भी यह बीमारी हो जाएगी। तो यह हो जाएगा हमारा कौन सा रोग? संचरणीय रोग, जो कि एक व्यक्ति से कई दूसरे व्यक्तियों में फैल सकता है। इसके बाद में सेकंड आएगा हमारा असंचरणीय रोग। अब असंचरणीय रोग में देखो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसका सिर दर्द हो रहा है, एक व्यक्ति है उसका सिर दर्द हो रहा है और दूसरे व्यक्ति अगर उसके पास घंटों भी बैठे रहेंगे, है ना, ये कितने हो गए हैं? 6 व्यक्ति अगर उसके पास बैठे हैं, घंटों अगर बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी उनका सिर दर्द होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो ये सिर दर्द है वो संचरणीय रोग नहीं है। सिर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, और भी कई सारी बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया हो गया है, इसके बाद में कैंसर हो गया है। ये सब जो रोग है वो संचरणीय रोग नहीं होते हैं। इसके बाद में हो जाएगा कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक जीवों के वाहक का कार्य करते हैं। ये क्या काम करते हैं? सिर्फ वाहक का काम करते हैं, जैसे मच्छर और मक्खियाँ। अब मच्छर और मक्खियाँ देखो, मच्छर में आपका हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया रोग का वाहक है, और जो मादा एंडीज मच्छर है वो डेंगू का वाहक है। ये अच्छे से याद करना है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मलेरिया का वाहक कौन होता है, तो यहाँ पर आएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। डेंगू का वाहक कौन होता है, तो यहाँ पर आएगा मादा एंडीज मच्छर। एक नंबर में, ऑब्जेक्टिव में, जोड़ी में या फिर रिक्त स्थान में यह क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक होता है वाहक और एक होता है कारक। अब मैं इनको अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पर हमारा जो वाहक होता है उसे देख लो और जो कारक होता है उसे देख लो। कारक के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जैसे हमारे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, जो खुद बीमारी उत्पन्न कर रहा है, यानी कि सूक्ष्मजीव जो बीमारी पैदा कर रहा है ना, जो बीमारी का कारण है, वो हो जाएगा हमारे कारक में। लेकिन वाहक में क्या हो जाएगा कि जो इस बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला रहा है, जैसे मच्छर हो जाएगा, मक्खियाँ हो जाएगी, ये सब क्या हो जाएंगे? वाहक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, ये देखिए हमारा है मच्छर जो कि मलेरिया रोग फैलाता है, और ये रही हमारी हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी जो कई प्रकार के रोग फैलाती है, जैसे हमारा टाइफाइड हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। क्योंकि ये मक्खी क्या काम करती है? मक्खी हर जगह बैठती है, हर चीज़ पर बैठती है, नाली में बैठती है, गंदगी में बैठती है। उसके बाद उसका जो गंदा होता है वह इसके पैरों में चिपक जाता है, जो भी बैक्टीरिया, वायरस या गंदगी होती है, और फिर जाकर के यह क्या करती है? हमारे खाने में भी जाकर के बैठ जाती है और सारी गंदगी डाल देती। कैसे? ये देखो, ये अपने पैरों को ऐसे ऐसे हमेशा रगड़ती रहती
जाती है और सारी गंदगी डाल देती है, और फिर क्या होता है कि हम कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। अब देखिए मलेरिया और डेंगू पर किस तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है। हर बीमारी का उपाय है, उसमें हम नियंत्रण पा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। मच्छर हमने देखा होगा कि जहाँ पर भी जल इकट्ठा होता है, चाहे वह गड्ढे हों, चाहे वह टायर हो, छोटे छोटे तालाब हो, नालियाँ हो, हर जगह मच्छर होते हैं। अगर पानी वहाँ इकट्ठा है तो मच्छर के अंडे होते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे जगह पर से जो पानी होता है उसे हमेशा साफ़ करके रखना चाहिए, सूखा करके रखना चाहिए, उसके अंदर दवाई डाल देना चाहिए ताकि ज़्यादा मच्छर ना पनपे, वो अंडे ना दे, है ना। हमारे आसपास हमें हमेशा सफाई रखना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करते रहना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, मलेरिया से बच सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले सामान्य रोग। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टेबल है यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए चैप्टर तो हम पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन बात यह है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए जाते हैं, कहाँ से चीज़ें उठा करके एग्ज़ाम में डाली जाती हैं। तो सूक्ष्म जीवों वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा रोग किस जीवाणु की वजह से होता है, कौन सा रोग वायरस से होता है, जीवाणुओं से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए, वायरस से होने वाले 3 रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्षय रोग किस जीवाणु की वजह से होता है, या फिर आपको दे दिया टेबल के फॉर्म में दे दिया कि मैच द कॉलम दे दिया, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, या फिर इसके बाद में आपको दे दिया ट्रू फॉल्स में दे दिया है। तो बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना और बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करना। आइए हम ये टेबल देखते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है मानव रोग, कौन कौन से रोग कारक की वजह से होता है, इसका संचरण कैसे होता है और इसे बचा कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर पहला हमारा हो जाएगा क्षय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं। यह जो टीबी होती है यह जीवाणु की वजह से होती है। इस जीवाणु का संचरण वायु के द्वारा होता है, यानी कि जो टीबी का पेशेंट होता है जब वो खांसता है तो यह जीवाणु वायु में स्प्रेड हो जाते हैं। इसके बाद में खसरा होता है, मिसेल्स होता है, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। इसमें भी खांसी आती है, बलगम बनता है, फीवर आता है, लेकिन यह रोग ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। और यह खसरा होता है वायरस की वजह से। इसका संचरण भी वायु के द्वारा होता है, चूँकि खांसी आती है तो संचरण वायु के द्वारा ही होगा। इसके बाद में आपका आता है चिकन पॉक्स, जिसे हम चेचक भी कहते हैं। आप सबको पता होगा, बचपन में हुआ भी होगा। अधिकतर लोगों को छोटी छोटी से फफोले हो जाते हैं या फिर फुंसियाँ हो जाती है, उसके अंदर से पानी निकलता है, जलन होती है, फीवर आता है, शरीर में पूरी बॉडी में इस तरह की फुंसियाँ हो जाती हैं। इसे चिकन पॉक्स कहते हैं। यह भी वायरस से होने वाली डिसीज़ होती है और वायु के सीधे संपर्क में, यानी कि वायु से भी फैलती है। और जिस व्यक्ति को हुआ है अगर डायरेक्ट उसके संपर्क में आ जाए, उसके कपड़े वगैरह, टॉवेल वगैरह छू ले, तो भी हमको यह चिकन पॉक्स हो सकता है। इसके बाद में होता है हमारा पोलियो, यानी कि पोलियोग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसके जो पैर होते हैं वह काम नहीं करते हैं। यह पोलियो भी होता है वायरस की वजह से, और यह भी वायु और जल से इसका संचरण होता है। अब इसके बचाव के उपाय देख लीजिए, किस तरह से हम बच सकते हैं। क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन चारों के बचाव के उपाय ये एक ही है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। वह व्यक्ति जो बीमार है पूरे परिवार के व्यक्तियों से उसे अलग रखना चाहिए। उसका कमरा अलग होना चाहिए, उसका टॉवेल अलग होना चाहिए, उसके खाने पीने के बर्तन अलग होना चाहिए, है ना, उसकी वस्तुएं अलग होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ कि समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। यानी जिस बच्चे को बचपन में ही इन चारों बीमारियों के टीके लगवा दिए हैं तो सिंपल सी बात है कि ये चारों बीमारियां उसे होगी ही नहीं। इसके बाद में आ जाता है आपका हैजा, उल्टी होती है, दस्त लग जाते हैं, है ना, फीवर भी आ जाता है कभी कभी। यह जीवाणुओं की वजह से होता है। यह भी अगर संदूषित भोजन या जल का उपयोग कर ले तो, खराब पानी में दवाई नहीं डाली है, गंदा पानी है, छना हुआ नहीं है, खुला हुआ भोजन है, तो यह सब बीमारियां उससे हो सकती है। इसके बाद में आ जाएगा आपका टाइफॉइड भी जीवाणु की वजह से होता है। गंदे जल या गंदे पानी की वजह से होता है। इसमें अगर हम बचाव देखें कि क्या क्या किस तरीके से हम बच सकते हैं,
हैजा और टाइफाइड से। तो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, यानी साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, नहाना चाहिए। कुल मिलाकर है कि सफाई पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, पका हुआ भोजन खाना चाहिए, पानी साफ सुथरा उबला हुआ होना चाहिए, ताज़ा भोजन करना चाहिए। ये सब आ जाएगा। इसके बाद में है आपका हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए होता है वायरस से। यह भी इसका संचरण जो होता है वह जल से होता है। इसके बचाव है उबले हुए पेयजल का प्रयोग करें और टीकाकरण करवाते रहें। इसके बाद में हो जाएगा आपका मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, ठंड के साथ में बुखार आता है ना। अब ये मलेरिया का जो कारक है वो कौन सा है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। लेकिन मलेरिया का जो वाहक होता है, यानी उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम कौन कर रहा है, मच्छर कर रहा है। तो इसके लिए हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। अगर हम मच्छरदानी का प्रयोग कर रहे हैं, हमें मच्छर ही नहीं काट रहे हैं, तो मलेरिया हमें होगा ही नहीं। मच्छर भगाने के लिए रसायनों का प्रयोग करें। मच्छर की जो अगरबत्ती या कॉइल आती है उसका यूज़ करें। इसके बाद में कीटनाशक का छिड़काव करते रहें नालियों में। मच्छर के जो अंडे हैं अगर हम उन्हें ख़त्म कर देंगे तो मच्छर पैदा ही नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, आपका आ जाएगा पशुओं में रोग कारक सूक्ष्मजीव। ऐसा तो है नहीं कि जो सूक्ष्मजीव हैं सिर्फ मनुष्य में रोग पैदा करेंगे, पशु उनके फ्रेंड होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मनुष्यों में भी पैदा करेंगे, पशुओं में भी करते हैं और पौधों में भी करते हैं। तो मनुष्यों में होने वाले रोग हमने देख लिए हैं। अब हमें देखना है कि पशुओं में कौन कौन से रोग पैदा करते हैं। तो एंथ्रेक्स पशुओं में होने वाला भयानक रोग है। कौन सा, एंथ्रेक्स। ये किसमें होता है, पशुओं में होता है। इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1876 में। और ये किससे होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से यह होता है। और यह जीवाणु क्या करता है, एंथ्रेक्स नामक भयानक बीमारी का कारक होता है। गाय के खुर एवं मुंह का रोग किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। यहाँ पर देखिए, यह जो मवेशी दिखाई दे रहा है इसे एंथ्रेक्स बीमारी हुई है। और इस बीमारी में जो जानवर होते हैं उनको 106 डिग्री से लेकर के 107 डिग्री का फीवर होता है। कई बार उनके नाक से और मुंह से ब्लड बहने लगता है। उनका जो पेट होता है वह फूल जाता है। इस तरीके से ये भयानक बीमारी होती है, दर्दनाक बीमारी होती है। ये देखिए, ये हो गए हैं आपके रॉबर्ट कोच साहब। इनका भी फोटो लगाया है यहाँ पर, जिन्होंने खोज की थी बैसिलस एंथ्रेसिस की। अब हो जाएगा सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में होने वाले रोग, यानी कि हमारे जो सूक्ष्म जीव है वो पौधों में किस तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन फोटोज़ में कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये जो नींबू है वो साधारण नींबू जैसा नहीं है। ये जो भिंडी है ये भी कुछ अलग ही टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है। ये जो पत्ती है इस पर भी धूल या रस्ट जैसा कुछ जमा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब का जो कारण है वो है हमारे सूक्ष्मजीव। यह सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब सभी में बीमारियों के कारक होते हैं। नींबू का जो कैंकर रोग होता है जो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, नींबू का जो ऊपरी हिस्सा है, छिलका है, वह पूरी तरीके से खराब हो गया है। यह होता है किससे, जीवाणुओं की वजह से। और इसका संचरण होता है वायु के द्वारा, यानी जब हवा चलेगी तो यह जो जीवाणु है यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलेंगे और पूरी फसल में स्प्रेड हो जाएंगे। सेकंड हो जाएगा गेहूं का रस्ट। यहाँ देखिए, गेहूं की एक लीफ दिखाई दे रही है जिसपे यह रस्ट जैसा कुछ धूल जैसा जमा है, यानी कि जो पूरी पत्ती है या लीफ है यह खराब हो चुकी है। और यह होता है कवक के द्वारा। इसका संचरण होता है वायु एवं बीज के द्वारा, यानी हवा चलने से यह फैलेगा। साथ ही इस बीज में भी यह रोग होता है, इसके बीज के माध्यम से फैलता है। अगर इस इन्फेक्टेड बीज को अगर उगाएंगे तो उस जो नया पौधा बनेगा वो भी इस रोग से ग्रस्त होगा। इसके बाद में देखिए, भिंडी की पित है ना, भिंडी की पित। ये देखें, जो भिंडी है टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उसमें इल्लियाँ वगैरह कुछ लग गई है। ठीक है, इसका शेप वगैरह सब चेंज हो गया है। और यह भी होता है वायरस के द्वारा। और संचरण ये कीटों के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, इसमें कीड़े लगे हुए हैं। तो ये कीड़ा जब दूसरी फसल पर जाकर के दूसरी भिंडी पर बैठेगा तो उसमें भी यह रोग पैदा कर देगा। ये आपका खाद्य विषाक्तता या फिर फूड पॉइजनिंग।
हम में से हर व्यक्ति को अपने लाइफ टाइम में कभी न कभी ये प्रॉब्लम होती है, हम फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग मतलब खराब भोजन का सेवन करना या ऐसा भोजन जिसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए हो, उसको अगर हम खा लेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। यहाँ पर इस पिक में देखिए ब्रोकली दिखाई दे रही है, कई समय से पड़ी हुई है, बाहर रखी हुई है और उसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए हैं। बिल्कुल रेडी है वो इसका अपघटन करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। और क्यों ना करे, क्योंकि उनका तो काम ही होता है किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करना, उसे अपघटित करके छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ना। यहाँ पर देखिए कई बार जो भोजन हमारा होता है लंबे समय तक रखा होता है तो उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं और ये सूक्ष्म जीव कई प्रकार के विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यानी कि पॉइजनस पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो हमारे भोजन को विषाक्त बना देते हैं, खराब बना देते हैं। और अगर हम उसका सेवन करते हैं तो व्यक्ति भयंकर रूप से बीमार हो सकता है और अगर सही समय पर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसे फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा है, इसका फीवर आ गया है, यहाँ पर उल्टी हो रही है, यहाँ पर दस्त लग गए हैं, ठीक है। कई चीज़ें एक साथ इसमें होती है, घबराहट होती है, उल्टी होती है, दस्त लग जाते हैं, फीवर आ जाता है, पेट में दर्द होता है, सारे के सारे लक्षण होते हैं किसके? फूड पॉइजनिंग के। अब फूड पॉइजनिंग हो गई, हम इससे बच कैसे सकते हैं, कैसे इससे ऐसा हम क्या करें कि हमें फूड पॉइजनिंग ना हो? तो सबसे पहले तो ये है कि ताज़ा भोजन करना चाहिए, भोजन को हमेशा ढक करके रखना चाहिए और अगर भोजन को रखना भी पड़े तो उसे फ्रिज में रखना चाहिए। आगे देखिए, आगे है आपका खाद्य परिरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन। देखिए अब हमने क्या कहा कि हमें जो फूड खाना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त होना चाहिए, है ना, तो हम फूड पॉइजनिंग से बच जाएंगे। तो अब हम कैसे उसे मुक्त रख सकते हैं? कुछ चीज़ें तो होती है जिसे हम ताज़ा बना करके खा लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिन्हें हम बना करके साल भर स्टोर करके रखते हैं और फिर खाते हैं, तो फिर उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचाएंगे? तो उनके लिए हमें वहाँ पर कुछ केमिकल्स मिलाना होते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाना होते हैं, जिनके माध्यम से हम उन पदार्थों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ देखिए खाद्य परिरक्षण के कुछ प्रमुख उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य परिरक्षक होते हैं, यानी सामान्य प्रिजर्वेटिव होते हैं, जिन्हें हम किसी भी पदार्थ में मिला करके उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रख सकते हैं। जैसे जैम और केचप बनाने में भी इनका उपयोग होता है। हम जो जैम और केचप खाते हैं उनके लिए भी हम इन पदार्थों को मिलाते हैं। इसके अलावा नमक, चीनी, तेल और सिरके द्वारा भी परिरक्षण किया जाता है। भाई जब हम सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट मिलाएंगे तो ये केमिकली हम प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन हमें घरेलू चीज़ें मिला के अगर प्रिजर्वेशन करना हो, जैसे नमक हुआ, चीनी हुआ, तेल हुआ, सिरका हुआ, जो हमेशा हमारे किचन में होता है, तो हम इनसे भी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितना ब्यूटीफुल सा है, टाटा सॉल्ट है, यहाँ पर हमारा विनेगर है, यहाँ पर है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नमक द्वारा परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट, यानी नमक से हम कैसे हमारे खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा नमक, खाद्य तेल और चीनी का उपयोग हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में कर सकते हैं। नमक से मछली और मांस का परिरक्षण किया जा सकता है, यानी जो सूखा नमक होता है, ठीक है, उसे अगर ढक दिया जाए, मछली या मांस को सूखे नमक से ढक दिया जाए तो वो लंबे समय तक खाने योग्य रहते हैं। साथ ही साथ आंवला, इमली, आम के परिरक्षण के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो अचार बनाया जाता है आंवले का, इमली का, आम का, उसमें ज़्यादा मात्रा में नमक डाला जाता है ताकि यह खराब होने से बच सके। यहाँ इस पिक में देखिए इस मछली को स्टोर किया गया है, प्रिजर्व किया गया है सूखे नमक के द्वारा।
नेक्स्ट हो जाएगा आपका चीनी द्वारा परिरक्षण, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी कि चीनी मिला करके हम कैसे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो जैम, जेली और स्लश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जा सकता है। जो जैम, जेली हम खाते हैं, शरबत वगैरह, उसमें काफ़ी मात्रा में चीनी होती है जिससे उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य में नमी की कमी आ जाती है, यानी कि जिस भी चीज़ में अधिक मात्रा में हम चीनी डालते हैं, जैसे केचप वगैरह देख लो, हमारा जो एक वो होता है मीठा मीठा सा, क्या बनाते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, जिस भी चीज़ में चीनी होती है, जैम, जेली, ठीक है, मुरब्बा, हाँ मुरब्बा, तो क्या होता है कि चीनी डालने के बाद में बहुत गाढ़े हो जाते हैं, है ना। तो गाढ़ा होने की वजह से चीनी क्या करती है, उसकी नमी को खींच लेती है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि नहीं होती है। जहाँ नमी नहीं होती वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि नहीं होती है। और जो नमक होता है, वो नमक क्या करता है कि उस पदार्थ में जितना भी पानी होता है उसे निकाल देता है। जिस भी चीज़ में नमक मिक्स करते हैं तो उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। और तेल क्या करता है, उसके ऊपर एक परत बना देता है जिससे उसमें जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती है। यहाँ पर देखिए, यह है आपका किसान फ्रूट जैम, यह हो जाएगी आपकी जेली, और यह हो जाएगा आपका स्लश। आपका तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, प्रिजर्वेशन फ्रॉम ऑयल एंड विनेगर, तेल और सिरके से भी परिरक्षण होता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, अचार को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि तेल क्या करता है, एक लेयर बना देता है। अचार में हम बहुत ज़्यादा तेल डालते हैं तो तेल क्या करता है कि ऊपर ऊपर तेल तैरता रहता है ना। अचार में तेल हमेशा कहाँ तैरता रहता है, ऊपर ऊपर, और हमारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो सब नीचे होता है। तो यहाँ तेल है वह एक परत बना देगा, पूरी ऑयल की परत बन जाती है यहाँ, जिसकी वजह से जो अंदर का मटेरियल है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि नहीं होती है। सब्जियां, फल, मांस तथा मछली का परिरक्षण भी तेल और विनेगर के द्वारा हम कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ब्यूटीफुल सा अचार, मैंगो पिकल। नेक्स्ट हो जाएगा गर्म और ठंडा करना बाय हीटिंग और कूलिंग, यानी जिस भी चीज़ को हमें लंबे समय तक प्रिजर्व करना है, या तो उसे बहुत अधिक टेम्परेचर पर हम गर्म कर लें या फिर उसे बहुत कम टेम्परेचर पर हम रख दें। जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है दूध को हम डेली लेते हैं और ले करके क्या करते हैं, उसे हम गर्म करते हैं, और तब तक जब तक कि उसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि दूध के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने उबाल करके नष्ट कर दिया, जिससे उनकी वृद्धि दूध में नहीं होगी और हमारा जो दूध है वो लंबे समय तक टिका रहता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, जब मिल्क मैन आए तो जो कच्चा दूध है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के उसे रूम टेम्परेचर पे रख देना, और कुछ टाइम बाद देखना कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, फट जाता है। किसके कंपेयर में, उस दूध के जिसे हमने गर्म करके रखा है। जिसे गर्म करके रखा है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यहाँ पर देखिए, रेफ्रिजरेटर में भी हम खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं जो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका हो जाता है दूध का पाश्चरीकरण या पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टिप्पणी आती है दूध का पाश्चरीकरण, या इस पर टिप्पणी लिखी है, या फिर कितने डिग्री पर दूध को उबाला जाता है, कितने समय के लिए इसे उबाला जाता है, ये इसकी प्रक्रिया प्रोसेस बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अक्सर हमारे घर में होता है कि जो सांची वाला पैकेट का दूध लाते हैं उसे हम यूं ही पी लेते हैं, या हमारी मम्मी कहती है कि इसे यूं ही पी सकते हैं। लेकिन जो मिल्क मैन दूध लाता है, जिसे हम भगोने में लेते हैं, उसे हमें बिना उबाले पीने नहीं दिया जाता है। जब तक उसे अच्छे से उबाला नहीं जाता तब तक हमें पीने नहीं देते हैं। उसका एक कारण है, क्या कारण है वो मैं बताती हूँ। कि जो यह वाला दूध है, मिल्क मैन वाला कच्चा, हम उसे नहीं पी सकते हैं, क्योंकि जो गाय या भैंस होती है वो कई प्रकार के बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्टेड होती है, और जब दूध उनसे निकाला जाता है तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस दूध में भी आ जाते हैं। तो ये दूध तब तक पीने योग्य नहीं होता है जब तक इसे अच्छे से उबाला ना जाए, यानी इसे हम कच्चा नहीं पी सकते। लेकिन यह जो सांची वाला दूध है, ये क्या होता है, एक प्रक्रिया से गुजरता है और उसके बाद में ये पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होता है, इसीलिए हम इसे यूं ही पी सकते हैं। अब कौन सी वह प्रक्रिया होती है, देखिए यहाँ पर। इस प्रक्रिया की खोज की थी लुई पाश्चर ने, इसीलिए इसका नाम क्या है, पाश्चरीकरण ऑफ मिल्क।
तो इस पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले हम उपयोग में ला सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है भाई, क्या करते हैं ऐसा दूध के साथ, तो यहाँ पर यह 70 डिग्री पर यानी 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद कर लेना। 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए पहले गर्म करते हैं और फिर अचानक से एकाएक इसे ठंडा कर लेते हैं, यानी ठंडा तुरंत किया जाता है, समय नहीं लगाया जाता है और उसके बाद में इसे पैकेट में पैक कर देते हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि ये जो दूध होता है वो सूक्ष्म जीवों से पूरी तरह से मुक्त होता है और लंबे समय तक इसमें सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वह नहीं होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम हमारा नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।